छात्रों, पिछले लेक्चर्स में हमने प्लांक्स हाइपोथेसिस के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी और उस प्लांक हाइपोथेसिस के कारण से प्लांक ने अपना एक विकिरण नियम तैयार किया जिसको प्लांक विकिरण नियम के नाम से अपन जानते हैं। और उस प्लांक विकिरण नियम की इम्पोर्टेंस इतनी है कि आगे चल के वैज्ञानिक प्लांक्स को उस हाइपोथेसिस पर ही नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इस प्लांक की छोटी सी हाइपोथेसिस के कारण से फिजिक्स के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ और इससे एक नई फिजिक्स का जन्म हुआ जिसे आज क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से अपन जान रहे हैं, या जिसके बारे में अपन बेसिकली जो पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है उसकी जो बेसिक थीम है, उसका जो नीम है वो इस प्लांक हाइपोथेसिस से ही है। उस प्लांक हाइपोथेसिस के कारण से प्लांक ने जो अपना नियम दिया, जो कि कृष्ण का स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भाव को समझाने में सफल रहा, उसका जो मैथमेटिकल पार्ट्स है और किस प्रकार से हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कि हम औसत प्रति दोलक ऊर्जा का जो मान है हमने प्राप्त किया था, ज्ञात किया था, जिसका मान hν/e⁻kt-1 प्राप्त किया था। और किसी पर्टिकुलर आवृत्ति परास या तरंगदैर्घ्य परास के अंदर दोलकों की जो संख्या है या संख्या घनत्व है या विधाओं की संख्या, जिसको अपन संख्या घनत्व के नाम से भी कह सकते हैं, वो हमने प्राप्त की थी। इस प्रकार दोनों चीज़ें अब हम अलग अलग से प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, कि संख्या घनत्व कितने होंगे, दोलकों की संख्या कितनी होगी, दूसरी ओर से प्रति दोलक औसत ऊर्जा का मान कितना होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इसका मान हमेशा प्रति दोलक औसत ऊर्जा का मान ½ kT + ½ kT = kT अपन लिखते चले आएँ और उसी के आधार पर रेले जीन्स नियम या विकिरण नियम डेवलप हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही नियम उस कृष्ण का स्पेक्ट्रम को संपूर्ण रूप से समझाने में सफल नहीं हो पाए। एक नियम ने एक हिस्से को समझाया, दूसरे नियम ने दूसरे को समझाया, पहले को नहीं समझा पाया। तो इस प्रकार से ये बड़ी प्रॉब्लम्स उस समय सामने थे वैज्ञानिकों के। तो उसको देख करके प्लांक की हाइपोथेसिस के अनुसार उसको यदि नए सिरे से हम ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करें तो कृष्णकार से न्यू और न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व यू न्यू डी न्यू से संकेत करें, ठीक है, बराबर एन न्यू डी न्यू एक्सपेक्टेशन या औसत एवरेज ऊर्जा ई। चूँकि एन न्यू डी न्यू जो संख्या घनत्व है, कोटरों की संख्या है या विधाओं की संख्या है, उसका मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, जिसका मान 8π/c³ डी न्यू होता है। और औसत ऊर्जा का मान हम प्लांक हाइपोथेसिस को ध्यान में रखते हुए कि ऊर्जा सतत न होकर के विविक्त है, कुछ निश्चित ऊर्जा के निश्चित मानों के मल्टीपल के रूप में ऊर्जा को अपन आदान प्रदान कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्टैटिक्स का शब्द यूज़ करते हुए प्रति दोलक औसत ऊर्जा का मान जो प्राप्त किया था hν/e⁻kt-1, ये मान यहाँ पर रख दें, दोनों को मिला दें, तो इससे हमारे पास एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ जिसे प्लांक विकिरण नियम या प्लांक सूत्र के नाम से जानते हैं। चूँकि आवृत्ति के पदों में इस सेम फॉर्मूले को हम चाहें तो लैम्बडा के पदों में भी या लैम्बडा के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि c क्या होता है, न्यू लैम्बडा होता है, या न्यू c/λ होता है, इसलिए डी न्यू -c/λ² डी न्यू होगा। ये मान यदि ऊपर फॉर्मूले नंबर 1 में या इस प्लांक जो हमारे पास आवृत्ति स्वरूप में जो फॉर्मूला है इसी में इन दोनों मानों को रख दें तो हमारे पास तरंगदैर्घ्य के रूप में जो प्लांक विकिरण जो नियम है उसका जो मान हो जाएगा वो u λ d λ बराबर 8π/sc/λ5 d λ/e⁻sc/λ होगा। दोनों ही प्लांक विकिरण नियम है, एक आवृत्ति के रूप में है, दूसरा तरंगदैर्घ्य के रूप में है। दोनों में से किसी को आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार अपन यूज कर लेते हैं। प्लांक का ये नियम कृष्णकार से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरणों के लिए सही परिणाम देता है। उक्त सूत्रों से प्राप्त यू न्यू और यू लैम्बडा व लैम्बडा के मध्य यदि ग्राफ का कृष्णकार के प्रायोगिक विकिरण ग्राफों से पूर्ण मेल होता है, अर्थात यहाँ समीकरण नंबर 1 और 2 से जो थ्योरेटिकल ग्राफ यदि हम प्राप्त करना चाहें यू न्यू और न्यू के बीच में या यू लैम्बडा लैम्बडा के बीच में, तो ये थ्योरेटिकल ग्राफ और कृष्ण का जो विकिरण हमारे पास स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ, जो प्रैक्टिकल ग्राफ प्राप्त हुआ था, उन दोनों को यदि हम तुलना करें तो दोनों में बिल्कुल पूर्णतः तालमेल प्राप्त होता है। अर्थात प्लांक परिकल्पना से कृष्ण का वितरण वक्र के संपूर्ण भाग की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ये कृष्ण का स्पेक्ट्रम को
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लांक विकिरण नियम कृष्णका स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भाग को समझाने में सफल रहा है, जबकि इससे पहले रेलेजीस नियम और वीन विकिरण जो दोनों नियम थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर आधारित थे, जो ऊर्जा के सतत एक तरह से मान को मानते हुए आधारित थे, उसके आधार पर इस स्पेक्ट्रम की या कृष्णका स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या किए जाना संभव नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ इसकी क्वालिटी है, विशेषता है कि प्लांक ने जो विकिरण नियम दिया, इससे उस स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भाग को एक ही बार में अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से समझाने में सफल है, या संपूर्ण भाग की क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। लेकिन प्लांक विकिरण नियम एक तरह से इतना ब्रॉड है, इसके अंदर इतने नियम इसके अंदर ही एक तरह से भरे हुए हैं कि यदि उनको हम किसी लिमिट्स के अंदर देखें तो ये प्लांक नियम ही विकिरण नियम कई अन्य नियमों में रूपांतरित हो जाता है, या अन्य नियमों के रूप में सामने प्रकट होकर आता है। जैसे अभी हम इसमें इस प्लांक विकिरण नियम को केवल लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए देखना चाहें, संपूर्ण तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए नहीं, ठीक है, केवल लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए इसको नियम देखना चाहते हैं तो ये वीन विकिरण नियम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए किस प्रकार से नीचे इसको समझाया गया है कि तरंगदैर्घ्य के पदों में हम सब जानते हैं कि प्लांक विकिरण नियम u लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर 8 पाई SC अपॉन लैम्बडा 5 डी लैम्बडा अपॉन e⁻SC अपॉन लैम्बडा KT माइनस 1। बहुत से बच्चों को बोलते बोलते प्रैक्टिस में अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि यदि हम केवल लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए काम करें, यदि लैम्बडा का मान छोटा है, ज़्यादा नहीं है, तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि लैम्बडा इज़ वेरी लेस देन SC अपॉन KT। T उसका कोटर का या कृष्णका का टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमान नियतांक है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, H प्लांक कांस्टेंट है। दूसरे रूप में इसी से हम SC अपॉन लैम्बडा KT लेस ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को जब चूँकि लैम्बडा हमारे पास कम है तो इसका अर्थ हो जाता है कि SC अपॉन लैम्बडा KT इज ग्रेटर देन 1। तो उस स्थिति में हम समीकरण नंबर 1 में जो प्लांक विकिरण नियम है उसके अंदर e⁻SC अपॉन लैम्बडा KT माइनस 1 में से हम 1 की क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अवहेलना कर सकते हैं। चूँकि जब SC अपॉन लैम्बडा KT का मान ग्रेटर देन 1 है तो e⁻SC अपॉन लैम्बडा अपॉन KT का मान भी 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अपन सब जानते हैं कि की घात का एक्सप्लेनेशन 1 + x + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 + x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट सो होता है। तो जैसे x की पावर बढ़ती चली जाएंगी वैसे उसको उस सीरीज़ का टोटल मान बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो उस स्थिति में चूँकि यहाँ पर SC अपॉन लैम्बडा KT का मान 1 से बहुत ज़्यादा है तो e की घात में SC अपॉन लैम्बडा KT का मान बहुत बड़ा होगा, उसकी तुलना में 1 को अपन क्या कर सकते हैं, अवहेलना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस दृष्टि से हमारे पास ये फॉर्मूला का नया स्वरूप जो रह जाता है, अप्रोक्सीमेट स्वरूप रह जाता है, u लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर 8 पाई SC अपॉन लैम्बडा 5 डी लैम्बडा अपॉन e⁻SC अपॉन लैम्बडा KT। ई की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस SC अपॉन लैम्बडा KT डी लैम्बडा 8 पाई SC अपॉन लैम्बडा 5। यहाँ यदि कुछ कॉन्स्टेंट्स का यूज़ कर लें तो 8 पाई SC को यदि हम कैपिटल A से और स्मॉल और SC अपॉन K को यदि स्मॉल a से डिनोट कर दें, संकेत कर दें, तो हमारे पास एक नया स्वरूप आता है u लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर a अपॉन लैम्बडा 5 e⁻A अपॉन लैम्बडा t डी लैम्बडा। ये समीकरण वीन विकिरण नियम को व्यक्त करता है। अर्थात हम प्लांक विकिरण नियम से चले थे, एक शर्त हमने बीच में अपनी ओर से लगाई थी कि लैम्बडा इज़ वेरी लेस देन SC अपॉन KT। उस शर्त को यदि इस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो ये प्लांक विकिरण नियम ही वीन विकिरण नियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए प्लांक विकिरण नियम वीन विकिरण नियम में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए वीन विकिरण नियम हमारे स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल हुआ। इसी प्रकार से दीर्घ तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए केवल बात करना चाहें, या चूँकि दीर्घ तरंगदैर्घ्य क्षेत्र होता है तो आवृत्ति कैसी हो जाती है, लघु हो जाती है। दोनों तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में अपोजिट स्वभाव है, ठीक है, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो उसको हम चाहे दीर्घ तरंगदैर्घ्य क्षेत्र कह सकते हैं, चाहे लघु आवृत्ति क्षेत्र कह सकते हैं। मैं प्लांक विकिरण नियम की केवल विवेचना करना चाहें, केवल हम हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में प्लांक विकिरण नियम को देखना चाहें तो देखते हैं कि वहाँ ये नियम किस रूप में प्रकट होकर आता है। तो चूँकि दीर्घ तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए हम अगेन जानते हैं कि SC अपॉन KT का मान लैम्बडा से उल्टा कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले हमने शर्त इसकी उल्टी ली थी कि SC अपॉन KT कैसा था, ग्रेटर देन लैम्बडा था, लेकिन चूँकि दीर्घ तरंगदैर्घ्य क्षेत्र है, लैम्बडा का मान ज़्यादा है, तो SC अपॉन KT का मान लैम्बडा की तुलना में कैसे हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। तो उस स्थिति में जब e की घात SC अपॉन लैम्बडा KT का हमारे पास है, उसको हम लगभग 2 पदों तक खोल सकते हैं। जो e की घात x में यदि x का मान 1 से बहुत छोटा होता है तो e की घात को एक्सप्रेशन जब हम खोलते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो उच्च पदों की क्या कर सकते हैं, अवहेलना कर सकते हैं। तो उस
थ्योरम को ध्यान में रखते हुए, इस बात को मैथमेटिकली ध्यान में रखते हुए कि जब x के मान बहुत स्मॉल हो जाते हैं तो x उच्च घातों के मान और भी स्मॉल हो जाएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, उससे मान से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो उस दृष्टि से e⁻⁻ को अप्रोक्सीमेटली 1+hc/λkt के रूप में यहाँ पर रिप्लेस कर दें। तो अब देखते हैं कि प्लांक विकिरण नियम जो हमारे पास है लैम्ब्डा की फॉर्म में, वो किस प्रकार से u⁻d⁻ बराबर 8πhc/λ5 d⁻1+hc/λkt-1। ठीक है, हमने यहाँ वर्ग की अवहेलना नहीं की है, बल्कि e की घात में चूंकि x का मान छोटा है इसलिए इसकी जो एक्सपेंशन है वो केवल 2 ही पदों तक की है। जबकि पिछले केस के अंदर लघु तरंग के अंदर हमने क्या किया था, वहाँ पर अवहेलना की थी चूँकि इसका मान कितना था, बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास u⁻d⁻ का जो मान प्राप्त होता है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो प्राप्त होता है 8πkt/λ4d। यह समीकरण अगेन हम देखते हैं कि रेले जीन्स विकिरण नियम को ही व्यक्त करती है। अभी हम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर देख रहे थे कि प्लांक विकिरण नियम आपका वीन विकिरण नियम में कन्वर्ट हो गया। अब लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज या हायर वेवलेंथ रेंज कह सकते हैं, रंग रेंज कह सकते हैं। तो अभी ये प्लांक जो विकिरण नियम है वो रेले जीन्स नियम में कैसा हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये प्लांक विकिरण नियम की विशेषता है कि दोनों तरंगदैर्घ्य क्षेत्र चाहे लघु है चाहे दीर्घ है, दोनों के लिए सही भी है और ये वापस वीन विकिरण नियम और रेले जीन्स नियम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इतनी विशेषता नहीं है, इसी प्लांक विकिरण नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान जो थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, जो कि आपके पास एक तरह से उत्सर्जन क्षमता किसी भी कृष्ण का या किसी गर्म वस्तु हमारे पास है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई सेकेंड निकलने वाले विकिरणों की संख्या या एक तरह से कुल ऊर्जा घनत्व के मान के लिए जो स्टीफन बोल्ट्जमान नियम दिया गया था, ठीक है, उसको भी इस प्लांक विकिरण नियम से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से ड्राइव कर सकते हैं। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि प्लांक विकिरण नियम में स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी निहित है, जिसको उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको देखो नीचे एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से कि चूंकि प्लांक विकिरण सूत्र से समतापी कोटर के अंदर विकिरण की कुल ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक लैम्ब्डा +d वेव लेंथ के रेंज के अंतर्गत जो ऊर्जा घनत्व होता है वो u⁻d होता है। लेकिन चूंकि हम संपूर्ण ऊर्जा घनत्व देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई रेंज नहीं देखना चाहते, 0 से अनंत तक की तरंगदैर्घ्य की सारी जो जितनी भी विकिरण उत्सर्जित हुई हैं उनकी कुल ऊर्जा का मान प्रति इकाई आयतन कितना होगा, वो ऊर्जा घनत्व यदि देखना चाहें तो हम ऊर्जा घनत्व u बराबर होता है 0 to ∞ u⁻d। ये फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, क्योंकि संपूर्ण तरंगदैर्घ्य के लिए चाहे लैम्ब्डा का मान 0 चाहे अनंत हो, उस संपूर्ण तरंगदैर्घ्य क्षेत्र के लिए, ठीक है, कुल ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है, 0 to ∞ u⁻d। लेकिन u⁻d का मान प्लांक विकिरण नियम से हम जानते हैं कितना होता है, ठीक है, 8πhc/λ5e⁻⁻ पर यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कि चूंकि पहले फॉर्मूला लिखते समय हम क्या करते थे, λ5 को बाहर लिख लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि लैम्ब्डा के अंदर इंटीग्रेशन है इसलिए इस λ5 को बाहर नहीं लिखेंगे, हमें इंटीग्रल के अंदर ही रखना होगा। विशेष रूप से यहाँ सावधानी बच्चों को ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटे से सब्यूशन अपनी ओर से मान लेते हैं। माना hc/λkt बराबर x, तो -hc/λ² d dx। इस आधार पर चूँकि hc/λkt x है इसलिए hc/x हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ समीकरण और d बराबर -hc/kt dx/x², समीकरण 3 और 4 से रिप्रेजेंट किए। इस समीकरण 3 और 4 से समीकरण 2 में यदि हम को मान पुट कर दें, लैम्ब्डा को x के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास नया जो फॉर्म आएगा वो कितना आ जाएगा, 8πhc ∫0 to ∞, रेंज वही रहेगी चूँकि लैम्ब्डा की और उसकी x की रेंज में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। hc/kt dx/x², नीचे हमारे पास चूँकि वहाँ पर कितना था, λ5 था, लैम्ब्डा की जगह hc/x/kt की 5 e⁻x-1। थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पर अपन को देखते हैं कि kt के पास पावर ऊपर है नीचे है, तो 8πk4t4/c³h³ ∫0 to ∞x³ dx/e⁻x-1। परंतु अब इंटीग्रल जो पार्ट है ये एक स्टैंडर्ड है, जिसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि इसका जो मान होगा वो π4/15 होता है। तो ये मान इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास जो ऊर्जा घनत्व है या संपूर्ण ऊर्जा घनत्व है किसी गर्म वस्तु से, किसी के समतापी कोटर से, समतापी वस्तु से, तो पूरे ऊर्जा घनत्व का मान हमारे पास 8πk4t4/c³h³
पाई 4/15 हो जाता है। इसके अंदर T4 को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें करीब करीब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उसको एक साथ यदि यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता है वो 8π5K4/15 H³ इंटू T⁴। समतापी चाहे कोटर है, कृष्ण का है या कोई भी वस्तु है कि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा यदि ज्ञात करना चाहें तो वो हम फॉर्मूला जानते हैं कि E का मान कितना होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई सेकंड यदि ज्ञात करें तो Cu/4 होता है। कितना होता है, ये पहले भी अपन ने यूज किया है, शुरू में भी उस समय आपको समझाया था मैंने। तो Cu/4 चूँकि U का मान हम ऊपर ज्ञात कर चुके हैं प्लांक विकिरण नियम की सहायता से, तो इसका मान अभी यदि पुट कर दें तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला आता है वो 2/15 या 2/15 पाई 5K4/H³ इंटू T4 बनता है। इस ब्रैकेटेड राशि को यदि कोई कांस्टेंट के रूप में सिग्मा से संकेत कर दें तो जो इसका छोटा स्वरूप हमारे पास बनता है वो E=σT4, जो कि छोटी क्लास में आपने इसको इसी स्वरूप में सीधा सीधा पढ़ा कि उत्सर्जन क्षमता या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जन विकिरणों की मात्रा वस्तु के परम ताप के चतुर्घात के समानुपाती होती है। ये अपने इस रूप में पढ़ा था छोटी क्लास में, और चूंकि समानुपाती को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा देते तो वहाँ पर सिग्मा कह के छोड़ दिया था। इसका डेरिवेशन वहाँ पर इस तरह से नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार प्लांक विकिरण नियम की सहायता से इस नियम को पूरी तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को स्टीफन ने चूँकि सबसे पहले इस कांस्टेंट को कैलकुलेट किया, माना है, प्राप्त किया, इसलिए इसको स्टीफन कांस्टेंट के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंस आपको मिला कि किस तरह से प्लांक विकिरण नियम से वीन विकिरण नियम आपने ड्राइव कर लिया, रेले जीन्स नियम भी आपने ड्राइव कर लिया, और अब स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी आपने एक तरह से इसी से ड्राइव कर लिया। तो एक तरह से ये दूसरे रूप में कह सकते हैं कि प्लांक विकिरण नियम के अंदर तीनों नियम इंक्लूड हैं, समाहित हैं। सिर्फ प्रतिबंध और सीमा शर्तों के अनुसार वो कभी वीन विकिरण नियम के रूप में अलग से सामने आ जाता है, कभी रेले जीन्स के नियम के रूप में सामने आ जाता है, कभी क्या नाम है आपके पास ये स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के रूप में सामने आता है। इसी नियम से अगर हम चाहें तो आगे वीन विस्थापन नियम जो आपने छोटी क्लास में 11th-12th क्लास में पढ़ा है उसको भी हम इसी प्लांक विकिरण नियम से क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है।